Hello students, welcome to Let's Crack Gate and ESC Mechanical. Once again, this is me Maruti Tiwari welcoming you to the channel. I have done my masters from IIT Kharagpur. I have been a topper of 2013 batch. 8 साल से गेट एंड ईएससी में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने. गेट एंड ईएससी गाइडिंग में मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है एंड मैंने एक गेट की पूरी बुक गेट इन 75 डेज ऑथर की है. रिवीजन के पर्पस के लिए वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. शॉर्ट नोट्स भी हैं उसमें, सारे के सारे टॉपिक्स अगर आपको रिवाइज करने हैं, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. फिर से एक बार गेट पीवाईक्यूज के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और गेट पीवाईक्यूज के सफर में आज हम लोग करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तीसरा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये एक ऐसा चैप्टर है जो आसान है, अप्रोचेबल है और इम्पॉर्टेंट भी है. इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से लगभग आप देखोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर गेट में, लेकिन लगभग हर गेट में, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ट्रस्ट से एक ना एक क्वेश्चन रहा जरूर है. तो ट्रस्ट लगभग एक गारंटीड टॉपिक रहा है पिछले 20-21 सालों में. सो लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे. अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया है तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लो. क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर मैंने मैकेनिक्स, सोम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बेहतरीन तरीके से, अनमैचेबल तरीके से एक्सटेंसिवली सिखाए हुए हैं. तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लो और वहां पर जितने भी कोर्सेज मैंने सिखाए हैं वो सारे के सारे उनसे गेन करने की कोशिश करो. और ये टेलीग्राम ग्रुप मैक आर्मी ये भी ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको हेल्प मिलती रहे. वहां पर आपको सारे मटेरियल और रिसोर्सेज मिल जाएंगे. और हाँ, अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरे रिव्यूज चेक करना मत भूलना. इससे आपको फर्दर एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से बाकी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में प्रिपेयर कर रहे हैं. अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है तो मेक श्योर कि आप एनरोल कर लो. क्यों? क्योंकि अनअकैडमी कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है, नंबर 1. नंबर 2, एक क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज है. फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली है. आपको जबरदस्त क्वालिटी मिलने वाली है. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं. ऑफ कोर्स आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल करते समय आपको एक कोड की जरूरत होगी. तो जो कोड आप यूज करने वाले हो वो है MTLIVE. दैट कोड इज MTLIVE. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अनअकैडमी कॉम्बैट में कहां से एनरोल करना है? फ्री टेस्ट सीरीज है, इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, आपको एक लिंक मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट का. तो वहां से आप बड़े आराम से अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो. आप जब अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर रहे होगे तो आपको एक कोड की जरूरत होगी. मेक श्योर दैट आप ये कोड यूज करो, MTLIVE. और सर इसके लिए हमें पे क्या करना पड़ेगा? मजे की बात यह है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा. आपको उल्टा कुछ हासिल होने वाला है. अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में टॉप 100 रैंक्स में रहते हो तो आप, मेरे प्यारे दोस्तों, आप यस, पहली बार कोई इंस्टीट्यूट है जो आपसे कहता है कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज के लिए, आपको हम कुछ देने वाले हैं अगर आप परफॉर्मर हो तो आप परफॉर्म करके दिखाओ और हम आपको फ्री में पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं. पूरी गेट और ईएससी की प्रिपरेशन एक साल की आपको पूरी तरह से फ्री करवाने वाले हैं. तो अनअकैडमी कॉम्बैट में रजिस्टर कर लेना. सफर को जारी रखते हैं और आते हैं ट्रसेस पे. फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम हम लोग कर चुके हैं, फ्रिक्शन भी हम लोग कर चुके हैं. बारी है अब ट्रसेस की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल, 2001 एंड 2 मार्क्स. 2001 एंड 2 मार्क्स. अब मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं कि इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है. इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि जब मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर दें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें कि भाई मेरा सॉल्यूशन या मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता है. अगर मैच भी करता है तो क्या सर ने किसी और मेथड से सॉल्व किया है, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूं या नहीं.
तो मेक श्योर कि आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और क्योंकि देखो सॉल्यूशन मैं करूंगा, आप देख लोगे सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आपका क्या भला होने वाला है, आपकी कैपेसिटी तो नहीं डेवलप होने वाली है ना। इसलिए मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को, जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप पॉज करने वाले हो वीडियो को और खुद से सॉल्व करने वाले हो, फिर आप सॉल्यूशन से मैच करने वाले हो। हालांकि आप नहीं करोगे ऐसा तो कोई पनिशमेंट नहीं है, बट तो आंसर यहां पर क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं जहां तक ट्रेसेस का सवाल है, मैं कई बार हैरान रह जाता हूं ये देखकर कि स्टूडेंट्स मेथड ऑफ सेक्शंस अवॉइड करते हैं, जबकि मेथड ऑफ सेक्शंस एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा मेथड है जो आपको बहुत क्विक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहां ये 1 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन की वजह से एक रिएक्शन, सिमेट्री होने की वजह से 1 किलो न्यूटन दोनों तरफ रिएक्शंस 1 किलो न्यूटन ही हो जाएंगे। So due to a complete symmetry, we are going to have the reactions 1 किलो न्यूटन and 1 किलो न्यूटन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको CD में पूछा है उन्होंने फोर्स, CD मेंबर में, तो आप यहां से एक सेक्शन लाइन मान लो, और उस सेक्शन लाइन को मानने के बाद ध्यान से समझियो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं, मैं आपको इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप यहां से एक सेक्शन लाइन मान लो, और उस सेक्शन लाइन को मानने के बाद आप सिर्फ इस पार्ट, ट्रस के इस पार्ट पे फोकस करोगे। यू आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट ऑफ ट्रस। अब उस सेक्शन लाइन से कौन कौन सा मेंबर कट हुआ, उस सेक्शन लाइन से एक मेंबर कट हुआ है बॉम्बे दिल्ली, एक मेंबर कट हुआ है चेन्नई दिल्ली, और एक मेंबर कट हुआ है चेन्नई एर्नाकुलम। तो भोपाल और दिल्ली, और चेन्नई और दिल्ली, और चेन्नई और एर्नाकुलम, तो ये तीनों मेंबर्स के फोर्सेस आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि तीनों फोर्सेस में, तीनों मेंबर्स में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो टेंसाइल हैं। तो बीडी में भी मैंने मान लिया, भोपाल टू दिल्ली में भी मैंने मान लिया टेंसाइल है, चेन्नई टू दिल्ली में भी मैंने मान लिया टेंसाइल है, और मैंने तीसरे मेंबर में भी फोर्स अपनी तरफ से टेंसाइल मान लिया। बाकी अगर टेंसाइल नहीं होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं इस इतने फ्री बॉडी डायग्राम में अगर देखूं तो वर्टिकल फोर्सेस एफबीडी में है ही नहीं कोई वर्टिकल कंपोनेंट, एफसीई में भी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एफसीडी में कुछ वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट्स इट। So only FCD is having some vertical component. So my dear friends, I'm going to put here कि भाई ये, अगर ये इतना पार्ट आप देखो तो ये 1 किलो न्यूटन रिएक्शन है यहाँ पर, और 1 किलो न्यूटन रिएक्शन कैसे हुई? 1 किलो न्यूटन रिएक्शन का बहुत सिंपल फंडा है कि 1 किलो न्यूटन रिएक्शन जो है वो सिमेट्री की वजह से आई है। अब आप इस इतने पार्ट पर, ये जो इतना फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं नाम दे देता हूं, इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं नाम दे देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम नंबर ए। इस फ्री बॉडी डायग्राम ए में अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करो, if you balance in free body diagram A, if you balance the forces in vertical direction, then you are going to get what? एक तो 1 किलो न्यूटन अपवर्ड है, 1 किलो न्यूटन अपवर्ड है, और एक एफबीडी का कोई कंपोनेंट है क्या वर्टिकल में? ना। एफसीई का कोई कंपोनेंट है क्या वर्टिकल में? ना। एफसीडी का कोई कंपोनेंट है क्या वर्टिकल में? हाँ जी, अगर उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो एफसीडी का, चेन्नई टू दिल्ली वाला मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, उसका कंपोनेंट वर्टिकल में हो जाएगा अपवर्ड। बट एक डाउनवर्ड फोर्स भी यहां पर एक्ट कर रहा है, और वो है 1 ने 1 को मार दिया, और यहां से आपको मिलता है एफसीडी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एंड क्योंकि थीटा 0 नहीं है, इसलिए साइन थीटा तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज थीटा इज नॉट 0, therefore sin theta cannot be 0, and if sin theta cannot be 0, I get FCD is equal to 0। और इस तरह से हमने क्विकेस्ट वे में मेथड ऑफ सेक्शंस को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 2 लाइन में 2 मार्क्स, कांग्रेचुलेशंस, क्या ही तो बात है। ये सवाल है हमारे पास फिर से एक बार, एक ट्रस है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, और यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है,
और ऊपर एक यूडीएल आपने अप्लाई करके रखा हुआ है, और ये सारे मेंबर्स हैं। आपको मेंबर सीडी में फिर से एक बार चेन्नई टू दिल्ली। अब देखो दोस्त, जहां पर भी ट्रसेस में यूडीएल आ जाए तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा याद रख लो। जहां पर भी ट्रसेस में यूडीएल आ जाए, एक सिंपल सा फंडा याद रखो कि आप उस टोटल लोड को हाफ एक ज्वाइंट पर और हाफ दूसरे ज्वाइंट पर अप्लाई कर देने वाले हो। तो टोटल लोड हो जाता है ओमेगा एल। ओमेगा के बजाय यहां पर इन्होंने स्मॉल पी यूज किया है इंटेंसिटी के लिए। तो यूडीएल का टोटल लोड होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल बाई टू एक ज्वाइंट पे और ओमेगा एल बाई टू दूसरे ज्वाइंट पे। सबसे पहला काम, जब भी आपको यूडीएल मिल जाए तो ये एक अप्रोक्सीमेटेड तरीका है। क्यों सर हम यूडीएल के साथ क्यों ना करें? क्योंकि ट्रसेस की एनालिसिस में ट्रांसवर्स लोडिंग टैकल नहीं की जा सकती। एक अजम्पशन होता है ट्रसेस की एनालिसिस में कि सारे लोड्स ज्वाइंट्स पर लगेंगे और मेंबर्स में सिर्फ एक्सियल लोडिंग डेवलप होगी। तो अगर यूडीएल एक्चुअली लग रहा है तो ईएफ वाले मेंबर में, टॉप वाले मेंबर में तो ट्रांसवर्स लोडिंग है। तो उस ट्रांसवर्स लोडिंग को हमारे अजम्पशंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका बचता है, और वो ये है कि यूडीएल के नेट फोर्स को हम आधा एक ज्वाइंट पर और आधा दूसरे ज्वाइंट पर हमेशा रिप्लेस कर ले। जहां तक इक्विलिब्रियम का सवाल है, इक्विलिब्रियम वाइज ये जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि आप जानते हो सिमेट्री की वजह से हाफ लोड यहां जाएगा, हाफ लोड यहां जाएगा। इसके बाद आप यूडीएल जाओ भूल। आफ्टर दिस यू फॉरगेट द यूडीएल, एंड आफ्टर फॉरगेटिंग द यूडीएल नेचुरली सिमेट्री की वजह से फिर से एक बार, अगर PL/2 पूरी तरह से सिमेट्रिक है तो रिएक्शंस हो जाएंगे। वंस अगेन रिएक्शंस आर गोइंग टू बी PL/2 एंड PL/2। तो दोनों तरफ रिएक्शंस सिमेट्रिक की वजह से सेम हो जाएंगे। अब आप बीच में कट कर दो। कट आपको एक ऐसी लाइन से करना है जो आपके अननोन मेंबर को कट करते हुए जाए, जो आपके अननोन मेंबर को, जैसे आपका अननोन मेंबर है CD, उसके बाद आप फोकस करने वाले हो सिर्फ इतने फ्री बॉडी डायग्राम पर। Then you are going to focus only at this much free body diagram, that's it. Then you are going to focus, अब आप इस इतने फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस कर लो, और जो जो मेंबर आपने कट किए हैं उनके इंटरनल फोर्सेस एक्सपोज हो जाएंगे। जो मेंबर कट हो रहे हैं उन सब के इंटरनल फोर्सेस फिर आपको, क्योंकि फ्री बॉडी हो गया ना एक तरफ का पार्ट, तो आधे मेंबर को बाकी आधा मेंबर सराउंडिंग्स हो गया। आपका सिस्टम सिर्फ ये ग्रीन कलर वाला है, तो बाकी आधे मेंबर की वजह से एक तो यहां पर लगने वाला है FEF, दूसरा यहां पर लगने वाला है FED, second one that is going to act is FED, and the third one that is going to act is F Chennai to Delhi, तो FCD। अब आपका अननोन अगर इटावा टू दिल्ली होता, तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करना सबसे विजडम वाली बात होती। लेकिन आपका अननोन फोर्स है FCD, और FCD अननोन फोर्स है, तो आप नोटिस करोगे कि हॉरिजॉन्टल में दो फोर्सेस हैं FCD और FEF, और दोनों ही अननोन हैं। तो दो अननोन एक इक्वेशन से तो नहीं निकल सकते। बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा कि आप E के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। The best possible way is that you balance moments about E. Okay? आप E के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। E के अबाउट मोमेंट बैलेंस करोगे तो क्या होगा? उससे क्या फायदा मिलेगा सर? उससे फायदा ये मिलेगा, अरे फायदा ही फायदा है। उससे फायदा ये है कि FEF भी वहां से पास हो रहा है और FED भी वहां से पास हो रहा है। FEF and FED both are passing through there, और आपका अननोन बच जाएगा सिर्फ आपका अननोन FCD बच जाएगा, दैट्स इट। तो आई डोंट नो कि आपने ये प्रॉब्लम अगर खुद से सॉल्व की तो कैसे सॉल्व की, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शंस के थ्रू ये प्रॉब्लम बड़ी ही आसानी के साथ ब्यूटीफुली सॉल्व की जा सकती है। E के अबाउट मोमेंट बैलेंस करो इस इतने फ्री बॉडी डायग्राम में। E के अबाउट मोमेंट बैलेंस करोगे तो जो PL/2 वही एक्ट कर रहा है उसका मोमेंट हो गया 0, FEF का मोमेंट भी हो गया 0, और उसके बाद इटावा टू दिल्ली का मोमेंट भी हो गया 0, एंड FCD का मोमेंट हो जाएगा FCD into L एंटी क्लॉकवाइज,
FCD मल्टीप्लाइड बाई L एंटी क्लॉकवाइज, और इस वाले PL/2 का, ये जो पर्पल वाला PL/2 है, इसका मोमेंट E के अबाउट है, इसका मोमेंट E के अबाउट है PL/2 मल्टीप्लाइड बाई L क्लॉकवाइज। आई होप यू कैन सी दिस। ये ध्यान रखना कि सेक्शन लाइन के एक तरफ फोकस करना है आपको। तो PL/2 मल्टीप्लाइड बाई L क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। L ने L को मार दिया, L ने L को मार दिया, और आपके पास एक लाइन में आपको मिल जाएगा FCD इज इक्वल टू PL/2। इन वन लाइन यू आर गोइंग टू गेट FCD इज इक्वल टू PL/2। इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया, आंसर है ए। कांग्रेचुलेशंस, 2003 में आपको मिल चुके हैं 1 मार्क। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर एक फिगर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं फिगर कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर एक 100 किलोग्राम का वेट है जो हैंग किया हुआ है आपने पॉइंट एम पर। देयर इज अ 100 किलोग्राम वेट, और आपको पूछा है मेंबर Ln में कितना फोर्स होगा। मेंबर Ln में कितना फोर्स होगा, आप अगर जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते आज से जान लो कि किसी भी ज्वाइंट पर, किसी भी ज्वाइंट पर, ध्यान से समझियो, किसी भी ज्वाइंट पर अगर 3 मेंबर्स हो, किसी भी ज्वाइंट पर अगर 3 मेंबर्स हो और उन 3 मेंबर्स में से 2 कोलिनियर हो, उन 3 मेंबर्स में से 2 कोलिनियर हो और कोई एक्सटर्नल लोड ना हो उस ज्वाइंट पर, कोई एक्सटर्नल लोड ना हो उस ज्वाइंट पर, ध्यान से समझियो। किसी भी ज्वाइंट पर अगर 3 मेंबर्स हो, उसमें से 2 कोलिनियर हो और कोई एक्सटर्नल लोड ना हो उस ज्वाइंट पर, तो जो तीसरा मेंबर होगा उसमें हमेशा फोर्स 0 होगा। Then the third member is always going to have 0 force. Then the third member is always going to have 0 force. Then जो member कोलिनियर नहीं है, third member will have 0 force. सर चाहे वो थर्ड मेंबर का एंगल कुछ भी हो, हाँ जी, उसका एंगल कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ज्वाइंट पर 3 मेंबर्स हैं, 2 कोलिनियर हैं, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है उस ज्वाइंट पर, तो जो कोलिनियर हैं मेंबर्स, उनमें फोर्सेस इक्वल होंगे, और जो तीसरा मेंबर है उसमें फोर्सेस 0 होंगे हमेशा। इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं आपके लिए कि एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है और तीसरा मेंबर है। तो एक मेंबर में फोर्स हो गया F1, दूसरा मेंबर में फोर्स हो गया F2 और तीसरे मेंबर में फोर्स हो गया F3। अब एक काम करते हैं, x डायरेक्शन हम F1 F2 के अलोंग ही मान लेते हैं और y डायरेक्शन हम F1 F2 के परपेंडिकुलर मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम x डायरेक्शन along F1 F2, let's assume x direction along F1 F2 and let's assume y direction perpendicular to F1 F2। अभी एक क्वेश्चन पर आता हूं मैं, पहले आपको ये स्पेशल कंडीशन बता दूं। तो अगर मैं y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं, अगर मैं y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं तो F1 का कोई कंपोनेंट y में है नहीं। देखो यूजुअली आप x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल मानते हो, लेकिन जहां जैसा जुगाड़ बने, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको हमेशा x और y हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही मानने हैं। आप x और y को किसी भी एंगल पर मान सकते हो, जिससे आपका सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 करोगे, F1 का कोई कंपोनेंट y में है नहीं, F2 का कोई कंपोनेंट y में है नहीं, सिर्फ F3 का ही कंपोनेंट y में है, और वो है F3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि थीटा तो 0 है नहीं, इसलिए हमारे पास एक ही चॉइस बचती है और वो है F3 इज इक्वल टू 0। तो आज के बाद से याद रखना, ये आपको कई सारे प्रॉब्लम्स में बहुत क्विकली आपको ये सॉल्यूशन दे देने वाला है कि अगर एक ज्वाइंट पर 3 मेंबर्स हो, कोई एक्सटर्नल लोड ना हो और 2 मेंबर्स उसमें से कोलिनियर हो, तो तीसरे मेंबर में फोर्स हमेशा 0 होने वाला है। और आप देखो ज्वाइंट L पर, आप देखो ज्वाइंट L पर देखो अगर, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी। ज्वाइंट L पर यही सेम कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी कि 2 मेंबर कोलिनियर हैं और तीसरा मेंबर
कोलिनियर नहीं है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है उस ज्वाइंट पर, तो नेचुरली F3 0 हो जाएगा। आंसर है यहाँ पर पहला ऑप्शन। 2004 के इस क्वेश्चन में आपको फिर से मिलते हैं 1 मार्क फटाफट। ये रहा आपके सामने चौथा सवाल। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, वैसे भी मेरा मानना है जितने पिछले 20 साल के गेट के पेपर्स मैंने मल्टीपल टाइम सॉल्व किए होंगे, मेरा मानना है कि गेट 2007 और गेट 2008 ये दो पेपर ऐसे हैं जो बेंचमार्क हैं अपने आप में, और थोड़ा बहुत गेट 2020। So 2007, 2008 and also 2020. 2020 was a very good paper. Anyways, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। ये क्यों, इसमें तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा हमें सर। ये इसलिए थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस नहीं गिवन है, और सबसे पहले इंसान जब मेंबर क्यूआर की बात की जाएगी तो सबसे पहले इंसान रिएक्शंस निकालने की कोशिश करेगा, और रिएक्शंस निकालते समय आपको लगेगा कि यार रिएक्शंस मैं कैसे निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस गिवन ही नहीं है। Because the distances are not given, so finding out reactions is not something that is very easy here. बहुत आसान नहीं है रिएक्शंस फाइंड आउट करना, इसलिए लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता है क्या? हाँ जी। क्यों? क्योंकि अगर एक ज्वाइंट पर दो अननोन मेंबर्स हैं तो आप कॉन्करेंट फोर्सेस सिग्मा fx is equal to 0, सिग्मा fy is equal to 0, या फिर लैमीज थ्योरम यूज करके वो दोनों अननोन फटाफट सीधे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले मैं यूज करने वाला हूं ज्वाइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम। ज्वाइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझियो। जाहिर सी बात है अगर F डाउनवर्ड है तो दोनों मेंबर्स कंप्रेस हो रहे होंगे, तो वो ज्वाइंट को भी कंप्रेस करेंगे। तो F डाउनवर्ड है और फिर ये 30 डिग्री पर एक्ट करेगा। कौन सा है ये? PR is going to act at 30 डिग्री, और दूसरा वाला 45 डिग्री पर है। तो PQ जो है वो 45 डिग्री पर है। PQ is available at 45 डिग्री। ओके, अब आप लैमीज थ्योरम बड़े आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपका अल्टीमेट एम नहीं है PR या PQ, आपका अल्टीमेट एम है QR। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30 जो कि 120 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 का मतलब हो गया 135 डिग्री, और ये 220 255 का मतलब ये तीसरा एंगल हो गया 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तीसरा एंगल हो गया 105 डिग्री। लैमीज थ्योरम यूज करोगे आपको, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ FPR में, तो FPR फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बड़े आराम से। FPR डिवाइडेड बाय sin 135 डिग्रीज, FPR डिवाइडेड बाय sin 135 डिग्रीज, एंड F डिवाइडेड बाय sin 105, F डिवाइडेड बाय sin 105। यहां से आप सॉल्व करोगे, आपको FPR मिल जाएगा 0.73F, लेकिन FPR आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है FQR। तो FQR, अब आप बता दो मुझे, अगर आपको FPR मिल गया है कॉम्प्रेसिव, उसने FPR कॉम्प्रेसिव मिल गया है, ज्वाइंट P को कॉम्प्रेस किया, तो जाहिर सी बात है फिर वो ज्वाइंट R को भी कंप्रेस करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये FPR को कंप्रेस करेगा, ज्वाइंट R को कंप्रेस करेगा, तो फटाफट बनाते हैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं ज्वाइंट R के लिए। तो ज्वाइंट R पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा? हमारे पास है FQR, we have FQR and we have FPR जो कि एक्चुअली कॉम्प्रेसिव है। तो कॉम्प्रेसिव कैसे पता चला सर? F डाउनवर्ड है तो जाहिर सी बात है ये दोनों मेंबर्स कॉम्प्रेस हो रहे होंगे। जब ये दोनों मेंबर्स कॉम्प्रेस होंगे तो ये ज्वाइंट को भी कॉम्प्रेस करेंगे। वही कॉम्प्रेसिव फोर्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने इस ज्वाइंट पर लाकर बना दिया।
और वो एक्ट करने वाला है 30 डिग्री पर। दैट्स गोइंग टू एक्ट एट 30 डिग्री 0.73 f। एंड ऑफ कोर्स एक वर्टिकल रिएक्शन एक्ट करने वाली है यहाँ पर। देयर इज अ वर्टिकल रिएक्शन दैट्स गोइंग टू एक्ट। दोस्त फिर से आप एक बार लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हो फटाफट, क्योंकि ये एंगल है 90 और ये 30 डिग्री, तो टोटल एंगल 120 हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज। सो एफ क्यू आर के ऑपोजिट, एफ क्यू आर के ऑपोजिट जो एंगल है वो है 120 डिग्री साइन 120, और 0.73 एफ के ऑपोजिट जो एंगल है 0.73 एफ के ऑपोजिट एंगल है 90 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे आप, आपको मिलने वाला है एफ क्यू आर इज इक्वल टू, एफ क्यू आर इज इक्वल टू 0.63 एफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। एंड यहां पर करेक्ट ऑप्शन है नथिंग बट बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब एक बात मैं आपको बताता हूं, आप ये सवाल देखो, 2008 में आया हुआ प्रॉब्लम 2 मार्क्स में। ये 2008 में आया हुआ प्रॉब्लम देखो आप 2 मार्क्स में, और ये 2012 में आया हुआ प्रॉब्लम देखो 2 मार्क्स में। एंड मजे की बात ये है दोनों एक ही प्रॉब्लम है, दोनों डिट्टो एक ही प्रॉब्लम है। मतलब समटाइम्स एग्जामिनर्स आर सो लेजी दैट दे गेट में प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होते, लेकिन स्मार्टनेस से वही प्रॉब्लम को अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये कल मैंने फ्रिक्शन में भी आपको दिखाया था कि किस तरह से वो मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको 2-3 बार पूछा गया है। तो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, इनफैक्ट कई बार सिमिलर प्रॉब्लम्स भी रिपीट होती है, लेकिन बस उनको डिफरेंट तरीके से दिखाया जाएगा। जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे आप, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बिलीव मी। 2008 में आया हुआ 2 मार्क्स का प्रॉब्लम और 2012 में आया हुआ ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम, दोनों एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज कर दिया गया है। वहां पूरे फिगर को 90 डिग्री से घुमा के दिखाया गया है, यहां पूरे फिगर को ऐसे दिखाया गया है कि सपोर्ट वर्टिकल हो। बाकी ये सेम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। ये एफ एक्ट कर रहा है और एक एक्ट कर रहा है 45 डिग्रीज पर, जो है एफ सी ए। FCA is acting at 45 degrees and तीसरा एक्ट करेगा FCB जो कि 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। FCB is acting at 60 डिग्री। आप बता दो मुझे ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 और 45 का मतलब 105 डिग्री, और ये 60 हटा दो तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और ये 45 हटा दो तो ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। आप यकीन नहीं करते मेरा, 135, 120, 105, एफ के ऑपोजिट 105। देखो 100, 120, 135, 105, एफ के ऑपोजिट वाला एंगल 105। 120, 135, 105 और एफ के ऑपोजिट वाला एंगल 105। 120, 135, 105 and opposite to f is 105, exactly the same problem। and अब आप लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हो। FCB में आप इंटरेस्टेड हो, क्यों FCB में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट है आपका यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना। अल्टीमेट टारगेट इज टू फाइंड आउट वर्टिकल रिएक्शन। ओके, सो FCB डिवाइडेड बाय sin 135, FCB डिवाइडेड बाय sin 135 and f divided by sin 105, f divided by sin 105। यहां से आपको FCB मिल जाएगा। फिर से आप सॉल्व करके देख लेना, आपको मिलेगा 0.73 f। सर आपको कैसे पता 0.73 f? भैया मैं आपको बता चुका हूं कल के भी सेशन में और कल के पहले वाले सेशन में भी कि पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स हो, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, हीट ट्रांसफर, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, मशीन डिजाइन, ये सारे बिल्कुल आराम से फीट हैं, क्योंकि इतनी बार मैंने रिपीट किया होगा। सर आपको क्या जरूरत है रिपीट करने की? सर मैं ये मानता हूं कि
एक टीचर को हमेशा एक लर्नर होना चाहिए। अगर एक टीचर लर्नर नहीं है, एक टीचर अगर सीखने की और खुद से मेहनत करने की और प्रैक्टिस करने की चाह नहीं रखता है, तो शायद मेरी नजर में वो एक आइडियल टीचिंग नहीं हुई। एनीवेज, अब आते हैं बी के फ्री बॉडी डायग्राम में। नाउ लेट अस कम टू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ज्वाइंट बी। ज्वाइंट बी के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको पता है एफसीबी एक्ट करने वाला है, और यहाँ पर एक जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। सो एफसीबी इज गोइंग टू एक्ट लाइक दिस, and then there is going to be a horizontal reaction, and then there is going to be a vertical reaction. अब आप चाहे लैमिस थ्योरम यूज कर लो या फिर सीधे सीधे बैलेंस कर लो, आपकी मर्जी है। फिलहाल ये एंगल आपको गिवन है, एफसीबी का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स भी बैलेंस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करूं तो मुझे मिलने वाला है आर वाई डाउनवर्ड और एफ सी बी साइन 60 अपवर्ड। एफ सी बी की वैल्यू रख दो दोस्त, आपको मिल जाएगा आर वाई इज इक्वल टू 0.63 एफ। पुट द वैल्यू ऑफ एफ सी बी एंड यू आर गोइंग टू गेट द आर वाई वैल्यू 0.63 एफ। तो सेम एफ की वैल्यू 1 किलो न्यूटन रखोगे, आपको 0.63 किलो न्यूटन मिल जाएगा। सेम ऑप्शन भी है 0.63 एफ, यहां भी 0.63 एफ करेक्ट है, और यहां भी आप देखोगे तो 0.63 किलो न्यूटन ही करेक्ट है। और इसलिए दोस्त फिर से आपको मिलते हैं, दो मार्क्स। ओके, हियर वी गो विद द नेक्स्ट वन। एक 2 मेंबर ट्रस है एबीसी, और आपको बताना है मेंबर AB में कितना फोर्स होगा। 2014 1 मार्क। जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम, हमारे पास 3 मेंबर्स, 3 फोर्सेस आएंगे। एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन और दूसरा फोर्स है FAB, और तीसरा फोर्स, जाहिर सी बात है अगर FAB इस तरफ को आपने अज्यूम किया है और 10 किलो न्यूटन इस तरफ को, तो FCB जो है दोस्त वो ऐसा होना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस कर पाएगा दो एग्जिस्टिंग फोर्सेस को। FCB ऐसा होगा तभी वो FAB को, नेगेटिव एक्स में FAB है तो उसको बैलेंस कर देगा, और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 किलो न्यूटन को बैलेंस कर देगा। उसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 किलो न्यूटन को बैलेंस कर देगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया, और मैं मान लेता हूं एफसीबी का एंगल है हॉरिजॉन्टल से थीटा। लेट मी अस्यूम द हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ एफसीबी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज थीटा। ओके, ये मैंने थीटा मान लिया। अब आप बैलेंस कर लो दोस्त, पहले आप वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर लो और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर लो, या फिर आप सीधे सीधे लैमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। लैमिस थ्योरम हो जाएगा FAB डिवाइडेड बाय sin 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय sin 90 प्लस थीटा, और दूसरी तरफ 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस थीटा। 10 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस थीटा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। अब कैसे भी करके आपको थीटा मिल जाए अगर, तो आपकी बात बन गई। If somehow anyhow you are going to get the value theta, then your job is done। तो थीटा कैसे मिलने वाला है? थीटा के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये है 0.5 मीटर और ये है 1 मीटर। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि थीटा आपको मिल जाएगा यहाँ से tan थीटा 0.5 डिवाइडेड बाय 1। tan theta is equal to 0.5 divided by 1. tan theta is equal to 0.5 divided by 1. थीटा मिल जाएगा 26.56 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर लाकर रखोगे तो आपको FAB मिलने वाला है 20 किलो न्यूटन, जहां तक मुझे याद है। लेकिन फिर भी क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए बेटर होगा कि एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लें। So 90 plus 26.56 and then sign of the answer
multiplied by 10 divided by sine of 180 minus 26.56. Yes sir, I'm getting 20 kilonewton. That's great. Wow, lovely. तो यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है 20 20 20। फिर से आपको मिलते हैं 1 मार्क फटाफट। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ट्रसेस आसान है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है और अप्रोचेबल है। और लगभग हर पेपर में आप देखो, लगभग आपको कई सारे ईयर्स में दिख रहा है। 2008 में भी एक प्रॉब्लम है, 2012 में भी एक प्रॉब्लम है, 2006 में भी एक प्रॉब्लम है, 2001 में भी एक प्रॉब्लम है, 2014 में दूसरा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स ये दूसरे सेट में आया हुआ प्रॉब्लम है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मालूम है आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं मालूम है, आज से मालूम कर लो कि एक स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस के लिए, एक स्टैटिकली डिटरमिनेट, जब आप बात करते हो एक स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस की, तो एक स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस के लिए हमारे पास होता है m+3 is equal to 2j। तो m is equal to 2j minus 3 और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर से आपको मिलते हैं 1 मार्क। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। क्यों? क्योंकि यहां एग्जामिनर ने एक कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रस बना के दिया, जिसमें सपोर्ट देखो आप कैसे भयंकर से सपोर्ट्स आर और टी पर लगते हुए दिख रहे हैं, कैसे भयंकर से सपोर्ट्स आर और टी पर उसने अरेंज करके रखे हुए एक इंक्लाइंड मेंबर के अलाउंग। बट बिलीव मी गाइस, दिस इज, अगर मेथड ऑफ सेक्शंस की नॉलेज कोई रखता है तो ये शायद सबसे आसान 2 मार्क्स होंगे पूरे पेपर में। If somebody has the knowledge of method of sections, then this is one of the easiest problem in entire 2014 paper. And how? Focus yourself here and try understanding. Focus yourself here and try understanding. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। तो ये कुछ अरेंजमेंट है आपके पास, ध्यान से समझियो। और एक सपोर्ट आपने यहां प्रोवाइड कर दिया है और एक सपोर्ट आपने यहां प्रोवाइड कर दिया है, और यहां पर एक अपवर्ड फोर्स है जिसकी वैल्यू है 3 किलो न्यूटन, और यहां पर एक डाउनवर्ड फोर्स है जिसकी वैल्यू है 9 किलो न्यूटन। आपको पूछा गया है कि मेंबर QS में, in the member QS, what's the force? They are asking you that what's the force value in member QS. अगर कोई इस बात को देख सके तो देख ले। ये तो बॉलीवुड का गाना बन गया ना, कोई देख सके तो देख ले। तो अगर कोई इस बात को देख सके तो देख ले कि अगर आप एक सेक्शन लाइन इस तरह से इमेजिन करो तो PQ को कट करेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर, QS को कट करेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर, सॉरी वर्टिकल मेंबर मतलब इंक्लाइन मेंबर, और ST को कट करेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर। और यही हो गया गेम, यही हो गया गेम। क्यों गेम हो गया दोस्त? गेम इस तरह से हो गया कि जब एक मेंबर हॉरिजॉन्टल है और दूसरा मेंबर भी हॉरिजॉन्टल है, तो सिर्फ तीसरे मेंबर में ही ना वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, बुझे? तो सिर्फ तीसरे ही मेंबर में वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और वही तो आपका अननोन मेंबर है। दैट इज योर अननोन मेंबर। मुझे नहीं पता कि आज से पहले ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व की थी तो कैसे सॉल्व की थी, बट मुझे ये जरूर पता है कि आज के बाद से आप जानते हो कि मेथड ऑफ सेक्शंस एक पावरफुल मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शंस एक वंडरफुल मेथड है। मेथड ऑफ सेक्शंस कैन प्रोड्यूस वेरी क्विक सॉल्यूशंस। मेथड ऑफ सेक्शंस बहुत क्विक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर सकता है फटाफट। बस बात इतनी सी है कि आपको एनफ प्रैक्टिस है तो क्लिक कर जाएगा, एनफ प्रैक्टिस नहीं है तो क्लिक नहीं करेगा। If you have got the enough practice, it will click immediately. If you have not got the enough practice, then it will not click. And then later you will regret कि यार इस प्रॉब्लम में तो मैंने 15 मिनट लगा दिए थे, सर आपने तो इस प्रॉब्लम को जस्ट लाइक दैट कर दिया। हाँ जी, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। ध्यान से समझियो।
अब इस इतने फ्री बॉडी डायग्राम पर अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर दूं, if I balance the forces in vertical direction in this free body diagram, FPQ doesn't have any vertical component. FPQ का कोई vertical component नहीं है, FST का भी कोई vertical component नहीं है, सिर्फ FSQ का ही vertical component है और SQ में ही तो आप interested हो। FSQ का vertical component upward है और 9 किलोन्यूटन का 9 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है, आपको मिल जाएगा। ये तो अच्छा मजाक था। क्यों अच्छा मजाक था ये? क्योंकि एक लाइन भी नहीं लगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 मार्क्स भाई साहब, 2 मार्क्स एंड इट इज जस्ट डन लाइक दैट। और इसलिए अगर आपको भी प्रो बनना है, मैकेनिक्स हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो या हीट ट्रांसफर हो, मशीन डिजाइन हो या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो, तो आ जाओ और मैं आपको 6 मंथ्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रो बनाने वाला हूं, बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन शॉर्टकट्स और कांसेप्ट्स के साथ। ज्वाइन मी ऑन प्लस, अनअकैडमी प्लस। मेक श्योर साइन थीटा मुझे मिलना चाहिए कैसे भी करके। साइन थीटा क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? क्योंकि ये डिस्टेंस है 2 मीटर और ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर। This distance is 1.5 meter. So you can calculate tan theta. Tan theta आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 divided by 1.5। फिर आप tan theta आ जाएगा तो थीटा मिल जाएगा और थीटा मिल जाएगा तो sin theta भी मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलने वाला है sin theta is equal to 0.8। So 0.8 रखते ही यहाँ पर जैसे ही आप 0.8 रखोगे आपको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा 11.25 किलोन्यूटन। और हमने टेंसाइल माना था, पॉजिटिव वैल्यू मिली हमें, इसका मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है और टेंसाइल का अजम्पशन करेक्ट है और मेंबर में एक्चुअली टेंसाइल फोर्स ही डेवलप हो रहा है। तो आंसर है क्या? आंसर है ए। और बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आई नो दैट हो सकता है आपने अगर कभी सॉल्व किया हो तो इसको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया हो, लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं बहुत भारी भरकम। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से ही यूं सॉल्व होगा, यूं, विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी लेंथी प्रोसीजर। तो ये रहा 2014 में 2 मार्क्स का प्रॉब्लम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे नहीं फॉलो किया है, मेक श्योर दैट आप फॉलो कर लो। सर क्यों फॉलो कर लें? बस ऐसे ही फॉलो कर लो, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपके काम में आ रहा हूं तो आप ये मान के फॉलो कर लो कि चलो सर हमारी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं तो मैं सर को फॉलो कर लेता हूं अनअकैडमी पर। मेक श्योर दैट यू फॉलो। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को। 1.5 साल के अंदर अंदर 40 मिलियन वॉच मिनट्स इज समथिंग रियली दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। भाई साहब, इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना विश्वास, दैट्स समथिंग रियली ग्रेट। ऐसे ही आप विश्वास बनाए रखो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि YouTube पर भी और अनअकैडमी पर भी, दोनों जगह में आपके लिए गेट की प्रिपरेशन में जितने रिसोर्सेज जुटा सकता हूं, जितने रिसोर्सेज आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए मैं शामिल कर सकता हूं, वो शामिल करता रहूंगा। तो मेक श्योर दैट आप ज्वाइन कर लो। और दोस्त, एक ग्रेट न्यूज है आपके लिए, वेडनेसडे 23 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं मेरा 2022 का लास्ट बैच और 2023 का पहला बैच। सो 2022 का लास्ट बैच एंड 2023 का पहला बैच। और मैं आपको बताता हूं, मैं अश्योर करता हूं कि आप जिस तरह से मेरे अंडर में रह के जिस तरह से गेट की प्रिपरेशन करने वाले हो, अनमैचेबल तरीके से एक एक सब्जेक्ट को बिल्ड करने वाले हो, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। लेकिन आपकी मेहनत अगर जबरदस्त रही तो ये रिसोर्सेस इतने आपको मिलने वाले हैं कि आप, कसम से बता रहा हूं, आप एंजॉय करने वाले हो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही एंजॉय नहीं करने वाले हो, आप कमांड भी करने वाले हो। चाहे वो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आप कमांड के साथ सॉल्व करोगे कि यार ये उड़ा दूंगा मैं।
और कोई आपको रिव्यू चाहिए, कोई फीडबैक चाहिए, तो बड़े आराम से आप मेरी प्रोफाइल में जाओ अनअकैडमी पर। वहां आपको एक सेक्शन दिखेगा डेडिकेशंस का। डेडिकेशंस वाले सेक्शन में जाके आप मुझे मेरे रिव्यूज सारे के सारे देख सकते हो। तो दोस्त 23 जून से स्टार्ट हो रहा है 2023 के लिए और 2022 के लिए ये बैच 3:15 बजे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं और मेट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं नन अदर देन राजीव सर। राजीव सर इज अ लेजेंड इन मैन्युफैक्चरिंग। इस बैच में राव सर लेने वाले हैं मैथमेटिक्स, 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका, और अमन सर लेने वाले हैं बेहतरीन अप्रोच के साथ पूरी डाउट क्लियरिंग का सपोर्ट देते हुए एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल। तो दोस्त ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने हैं। मेक श्योर दैट जल्दी जल्दी फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो। जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 ईयर प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। 30,000 में अवेलेबल है ये। MTLIVE कोड यूज करने के बाद ये 27,000 में अवेलेबल हो जाएगा। जो 2 साल के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो ये वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन MT लाइव यूज करने के बाद आपको ये 39,600 का पड़ने वाला है। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहां आपको प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलने वाला है। यू आर आल्सो गोइंग टू गेट अ पर्सनल कोच। सो मेक श्योर अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक बेहतरीन गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनके अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है गेट की, तो मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अश्योर करता हूं कि रिसोर्सेज जिस तरह से आपको मिलने वाले हैं वो बस एक वर्ड में मैं बोलूंगा, अनमैचेबल। एक एक सब्जेक्ट में जिस तरह से आपको रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी अनमैचेबल फॉर यू। ओके, और हाँ, प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्दी, 1-2-3 दिन के अंदर अंदर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो प्राइसेस बढ़े उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपके सामने 2015 में पूछा गया 1 मार्क का क्वेश्चन। वंस अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। 2007 के बारे में मैंने बताया कि गेट 2007 एक बेंचमार्क है और गेट 2020 भी। वहीं दूसरी तरफ 2015 भी एक बेंचमार्क है। एक नीचे वाला बेंचमार्क भी होता है। इससे आसान पेपर गेट में और कभी नहीं बना। 2015 इजीएस्ट, जितने भी सेट थे सारे इजीएस्ट, बहुत ही आसान। क्यों बहुत ही आसान? मतलब ये एग्जामिनर ना आपको चाहता है कि आप कैलकुलेटर भी ना उठाओ। 100 न्यूटन एंड देन 2 फोर्सेस पूरी तरह से सिमेट्रिक। ये 30 डिग्री एंगल है और अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। ये भी 30 डिग्री है तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। और अगर दो एंगल 120 हो गए तो 12×3=36। 12×3=36। तो ये हो जाएगा FBA और ये हो जाएगा FBC। अब दोस्त इसमें क्या बताने की जरूरत है? लेमिस थ्योरम आप यूज कर लो। मेंबर AB में फोर्स पूछा गया है तो मेंबर AB डिवाइडेड बाय sin 120, मेंबर AB डिवाइडेड बाय sin 120 एंड 100 डिवाइडेड बाय sin 120। तो ये आपको मिल गया और sin 120 ने sin 120 को मार दिया। AB मेंबर में फोर्स मिल जाता है आपको 100 न्यूटन। जैसा कि मैंने बताया 2015 इजीएस्ट गेट पेपर। 2015 से आसान कोई और गेट पेपर नहीं रहा है। तो ये रहा एक और सवाल आपके सामने 2015 में ही आया हुआ 1 मार्क का प्रॉब्लम। ये भी एक आसान प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ जॉइंट पी पे पहले फोर्सेस बैलेंस करने हैं। जॉइंट पी पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो सीधे सीधे पीआर में आपको फोर्स मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट पी। जॉइंट पी पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर 100 किलो न्यूटन आप इस तरह से लगा रहे हो 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर 100 किलो न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो पुश कर रहा है जॉइंट पी को नीचे की तरफ। जब वो पुश कर रहा है तो दोनों मेंबर्स भी कंप्रेशन डेवलप करेंगे। और ये एंगल दोस्त आपको गिवन है
ये एंगल दोस्त आपको गिवन है 45 डिग्रीज और तीसरा वाला मेंबर तो वर्टिकल है, तो एफ पी क्यू वर्टिकल है और एफ पी आर कुछ इस तरह से। अब आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एफ पी आर के ऑपोजिट साइड में जो एंगल है, ध्यान से समझियो, एफ पी आर के ऑपोजिट साइड में एंगल हो जाएगा 150 डिग्रीज एंड 100 किलो न्यूटन के ऑपोजिट साइड में एंगल हो जाएगा 100 किलो न्यूटन के ऑपोजिट साइड में एंगल हो जाएगा 45 डिग्रीज। सो चलो फटाफट लिखते हैं, एफ पी आर ये 90 प्लस 60 ये हो गया 150 डिग्रीज, तो एफ पी आर डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्रीज और 100 डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, ये ब्लू वाला जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर। So 100 divided by sin 45 degrees। तो दोस्त ये आपको यहाँ से FPR मिलने वाला है। कॉम्प्रेसिव अस्यूम किया है हमने, ये ध्यान रखना, कॉम्प्रेसिव अस्यूम किया है तो 70.71 किलो न्यूटन और ये कॉम्प्रेसिव अस्यूम किया था, पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब हमारा असम्पशन करेक्ट है। हमने कॉम्प्रेसिव अस्यूम किया, पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब हमारा असम्पशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये 70.71 किलो न्यूटन मिल गया। वैसे उन्होंने नेचर पूछा भी नहीं है। उसके बाद आप जॉइंट आर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और जॉइंट आर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको रिएक्शन मिल जाएगा वहां पर। जॉइंट आर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो रिएक्शन मिल जाएगा 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, और इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर से आपको मिलते हैं 1 मार्क फटाफट। जहां तक आंसर का सवाल है, यहां पर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रसेस से जैसे आपने फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया होगा, अगर आप इस वीडियो पर हो तो इसका मतलब है आपने पहले के 2 वीडियोस कंप्लीट किए होंगे। फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस थे। फिर जब आपने फ्रिक्शन वाला सेशन कंप्लीट किया तो उसमें लगभग मुझे लगता है 12 क्वेश्चंस थे। लेकिन ट्रसेस में आपको लास्ट 20 इयर्स में देखोगे तो आपको 16 क्वेश्चंस मिलने वाले, लगभग हर साल एक क्वेश्चन, लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन लगभग। और फिर से एक बार मेथड ऑफ सेक्शंस आपकी अटेंशन चाहता है। मेथड ऑफ सेक्शंस कहता है कि इतनी देर से तुम मेथड ऑफ जॉइंट्स ही यूज कर रहे हो, अब जरा मेथड ऑफ सेक्शंस की बारी आ चुकी है। सबसे पहले आप रिएक्शंस फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले आप मेंबर एस आर में आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। क्यों? ओवरऑल इक्विलिब्रियम अगर आप पी के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर दो, ओवरऑल इक्विलिब्रियम अगर आप पी के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर दो तो आपको मिल जाएगा 30 into 2 क्लॉकवाइज, 30 multiplied by 2 clockwise, और आपको मिल जाएगा r multiplied by 3 एंटी क्लॉकवाइज, r multiplied by 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको रिएक्शन की वैल्यू मिल गई सबसे पहले, और रिएक्शन की वैल्यू क्या है? रिएक्शन की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज नथिंग बट 20 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन मिल गया, और रिएक्शन मिलते ही खेल हो गया। क्यों खेल हो गया रिएक्शन मिलते ही? क्योंकि एस आर में चाहिए ना आपको, यू वांट एस आर, है ना, एस आर चाहिए, तो यहां से आपने एक सेक्शन लाइन मान ली, और वो सेक्शन लाइन ध्यान से समझियो, उस सेक्शन लाइन के एक तरफ, सर आप सेक्शन लाइन के कौन से तरफ फोकस करना है? जिस तरफ कम से कम फोर्सेस हो। आपको सेक्शन लाइन के उस तरफ फोकस करना है जिधर कम से कम फोर्सेस हो, जिधर आप आसानी से चीजें फाइंड आउट कर सको। Whichever side you can find out the things in an easier manner. Okay, so this is what we are going to get. SR में फोर्स यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा, and then RT में भी फोर्स एक्सपोज हो जाएगा, RT में भी फोर्स एक्सपोज हो जाएगा, and then finally QT में भी फोर्स एक्सपोज हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से तीनों फोर्सेस को टेंसाइल मान लिया।
तो सेक्शन लाइन अस्यूम करो और फिर आइदर साइड इज द कंसेप्ट। फिर आप एक तरफ जो कुछ भी आपको दिखे उसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करने वाले हो। आप इंटरेस्टेड किस में हो? आप इंटरेस्टेड हो सहारनपुर टू राजस्थान में, या राजस्थान टू तमिलनाडु में, या फिर क्यू से कोई स्टेट नहीं है और कोई सिटी भी नहीं। सो क्यू टू तमिलनाडु। आप आरटी में तो इंटरेस्टेड हो नहीं, आप क्यूटी में भी इंटरेस्टेड हो नहीं, आप इंटरेस्टेड हो एसआर में। तो जाहिर सी बात है टी के अबाउट अगर आप मोमेंट बैलेंस करो, सर आपने बोला था कि फ्री बॉडी डायग्राम इधर का कंसीडर करना है, तो फिर आप टी के अबाउट मोमेंट कैसे बैलेंस कर सकते हो? भाई साहब ये कौन सी दुनिया में लिखा है? फोर्सेस इधर के कंसीडर करने हैं, मोमेंट में किसी दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करूं। फोर्सेस आपको इस ब्लू वाले डायग्राम के कंसीडर करने हैं, दैट्स इट। बाकी मोमेंट में किसी भी दुनिया के मैं मोमेंट लंदन के अबाउट बैलेंस करूं, फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप इस फ्री बॉडी डायग्राम में, ये जो आपने एक तरफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में जरा टी के अबाउट मोमेंट बैलेंस करो। टी के अबाउट मोमेंट बैलेंस क्यों? क्योंकि टी से बाकी दोनों अननोन पास हो रहे हैं, तो वो गुणुम हो जाएंगे और आपको एसआर मिल जाएगा सीधे सीधे। एसआर का मोमेंट कितना है टी के अबाउट? एसआर का मोमेंट है टी के अबाउट एफ एस आर मल्टीप्लाइड बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज, और आर का मोमेंट कितना है टी के अबाउट? आर मल्टीप्लाइड बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज, और कोई भी मोमेंट है नहीं। तो यहां से मुझे एफ एस आर मिल गया माइनस आर। इसका मतलब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है, टेंशन नहीं डेवलप हो रहा है एसआर में, बल्कि कंप्रेशन डेवलप हो रहा है। दिस बेसिकली मींस दैट देयर इज नो टेंशन डेवलपिंग, कंप्रेशन इज डेवलपिंग। हालांकि उन्होंने नेचर नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ पूछा है तो वैल्यू, और आपको मिलते हैं फिर से 2 मार्क्स फटाफट। You get 2 marks immediately. तो आपने एक चीज नोटिस की कि कम से कम 4-5 प्रॉब्लम्स जो बड़े ट्रसेस दिखे आपको, जैसे ये बड़ा सा ट्रस दिख रहा है तो इसको मैंने मेथड ऑफ सेक्शन से यूं सॉल्व कर लिया। जब भी आपको थोड़े बड़े ट्रसेस दिखें, ये ट्रायंगल है तो यहां पर मेथड ऑफ जॉइंट्स ही बेस्ट है। ये बड़ा सा ट्रस है और फिर ये भी ट्रायंगल है तो यहां पर भी मेथड ऑफ जॉइंट्स बेस्ट है। फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ भी ये बड़ा सा क्वेश्चन था तो मेथड ऑफ सेक्शंस बेस्ट, मेथड ऑफ सेक्शंस ने यू सॉल्यूशन दे दिया आपको, है ना। और फिर आपने ये कहां गए भाई, फिर आपने देखा ये ट्रायंगल है, मेथड ऑफ जॉइंट्स। जो ट्रायंगल सिंपली एक ट्रायंगल दे दिया जाए तो मेथड ऑफ जॉइंट्स बेस्ट है। यहां भी मेथड ऑफ जॉइंट्स, यहां भी मेथड ऑफ जॉइंट्स, सिंपली एक ट्रायंगल गिवन है, मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज कर लिया। यहां पर स्पेशल कंडीशन यूज की हमने, ओके। यहां पर एक बड़ा सा ट्रस गिवन था, मेथड ऑफ सेक्शंस यूज किया हमने, और पहले क्वेश्चन में भी एक बड़ा सा ट्रस गिवन था तो मेथड ऑफ सेक्शंस यूज किया। मेथड ऑफ सेक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में लर्नर्स की ही नहीं, टीचर्स की भी टेंडेंसी होती है। बहुत सारे टीचर्स भी मेथड ऑफ सेक्शंस पे फोकस नहीं करते हैं उतना, मुझे लगता है करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार मेथड ऑफ सेक्शंस मेथड ऑफ जॉइंट्स के कंपैरिजन में बहुत आराम से और क्विकली रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और ये तो आसान सा सवाल है यार, 2016 में आया हुआ ये प्रॉब्लम, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है पीक्यू और क्यूआर में। अरे बाबा ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। दिस इज सुपर इजी प्रॉब्लम। जॉइंट क्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट क्यू। जाहिर सी बात है कि जॉइंट क्यू का फ्री डब्ल्यू लोड इस तरह से नीचे लग रहा है तो पीक्यू में कंप्रेशन डेवलप होगा। W लोड नीचे लग रहा है तो PQ में कंप्रेशन डेवलप होगा, तभी W को बैलेंस कर पाएगा। If W load is acting downward,
then PQ must develop some compression, तभी वो W के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर पाएगा। अब PQ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए, ये PQ नहीं है, ये QR है, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज FQR। अब इस QR के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए FPQ को टेंसाइल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप FPQ टेंसाइल होगा और FQR कॉम्प्रेसिव होगा, ये आपने सीधे जज कर लिया। FPQ टेंसाइल होगा और FQR कॉम्प्रेसिव होगा, FPQ टेंसाइल होगा और FQR कॉम्प्रेसिव होगा, ये आपने सीधे स्ट्रेट अवे आराम से जज कर लिया। सर अगर हम ये ना जज कर पाए तो आप अस्यूम कर लो टेंसाइल, नेगेटिव आ जाएगा, ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है? आप उस केस में अस्यूम कर लो टेंसाइल। अदरवाइज मुझे दिख रहा है साफ साफ कि जब W डाउनवर्ड लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स तो होना चाहिए, और वर्टिकल अपवर्ड फोर्स तभी मिलेगा जब जब ये इंक्लाइंड वाला मेंबर कंप्रेशन डेवलप करे। ओके, when this compressive member is going to develop, when this QR member is going to develop some compressive action, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आएंगे कि आपको आंसर देख के आप बता सकते हो कि चलो ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, क्या ही तो बात है, बढ़िया। तो हमने अपनी तरफ से अस्यूम कर लिया है FQR को कॉम्प्रेसिव और FPQ को टेंसाइल। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी पहले दिन से डेवलप हो जाएगी, आप अपनी तरफ से टेंसाइल अस्यूम कर लो, दोनों को जो माइनस मिल जाएगा वो कॉम्प्रेसिव है। ओके लेट्स गो अहेड, ये 30 डिग्री है तो ये 30 प्लस 90 मिल गया मुझे 120, और ये है 90, तो जाहिर सी बात है ये तीसरा एंगल हो जाएगा 150। अब मैं लिख सकता हूं FPQ डिवाइडेड बाय FPQ डिवाइडेड बाय साइन 120। देखो फिर से एक ट्रायंगल आ गया, तो हम मेथड ऑफ सेक्शंस में नहीं जा रहे, एक सिंपल ट्रायंगुलर ट्रस आ जाए अगर आपके सामने तो मेथड ऑफ जॉइंट्स इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप FQR डिवाइडेड बाय साइन 90, और उसके बाद आपको मिलने वाला है W डिवाइडेड बाय साइन 150, W डिवाइडेड बाय साइन 150। FPQ मिल जाएगा आपको √3W, और आपने टेंसाइल अस्यूम किया था, टेंसाइल ऑब्जर्व किया ऑलरेडी, और FQR आपको मिल जाएगा 2W, आपने कॉम्प्रेसिव ऑब्जर्व किया ऑलरेडी। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप ऑब्जर्व ना कर पाओ कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप अपनी तरफ से टेंसाइल मान लो, और टेंसाइल मानने के बाद अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्रेसिव होगा, तो वैसे भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड वन। तो सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। मिलते हैं आपको 2 मार्क्स। बढ़ते हैं आगे हम लोग फिर से एक बार। The figure shows an idealized plane truss. If a horizontal force of 300 Newton is applied at point A, then the magnitude of the force produced in member CD is what? ये बताना है आपको। This is what you will have to answer. चलो फटाफट करते हैं इसको आंसर। Let's go ahead and answer this. Let's go ahead and answer this. देखो सबसे पहले आप जॉइंट बी पर अगर देखोगे तो आपको एक स्पेशल कंडीशन थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको, और वो स्पेशल कंडीशन क्या थी? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, और वो स्पेशल कंडीशन थी कि भाई साहब अगर कहीं पर आपको 3 मेंबर्स दिख जाएं, किसी भी जॉइंट पर अगर 3 मेंबर्स दिख जाएं, मैंने प्रूव भी किया, मैंने प्रूव करके आपको दिखाया ये, अगर किसी जॉइंट पर 3 मेंबर्स हो पहली कंडीशन, 2 कोलिनियर हो दूसरी कंडीशन, कोई एक्सटर्नल लोड ना हो तीसरी कंडीशन। तो जो कोलिनियर वाले मेंबर हैं उनमें फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे, और जो तीसरा मेंबर है
उसमें फोर्स 0 हो जाएगा। द थर्ड मेंबर इज गोइंग टू हैव 0 फोर्स। और कुछ एक बार क्वेश्चंस में ये स्पेशल कंडीशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। समटाइम्स दिस स्पेशल कंडीशन कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। क्यों? क्योंकि देखो जॉइंट बी पर आप फोकस करो जरा। जॉइंट बी पर आपको बी ए और बी डी, भोपाल टू अहमदाबाद और भोपाल टू दिल्ली, ये दोनों कोलिनियर दिखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर भोपाल टू चेन्नई 0 हो गया, बिकॉज दीज टू आर कोलिनियर एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। दो मेंबर कोलिनियर हैं और जॉइंट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो तीसरा 0 हो गया। तीसरा 0 हो गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरा 0 हो गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आप जॉइंट सी कंसीडर करो। आफ्टर डिलीटिंग इट यू कंसीडर जॉइंट सी। जॉइंट सी पर बीसी को डिलीट कर दिया है हमने, ये ध्यान रखना। भोपाल टू चेन्नई नाउ डिलीट इट। जो लोग उड़ीसा से हो वो भुवनेश्वर टू चेन्नई मान सकते हैं। नाउ उसको आपने डिलीट कर दिया। अब आप जॉइंट सी पर फोकस करो। जॉइंट सी पर आपको दिखेगा चेन्नई टू अहमदाबाद, चेन्नई टू अहमदाबाद, और आपको दिखेगा चेन्नई टू एर्नाकुलम, और आपको दिखेगा चेन्नई टू दिल्ली, और आपको दिखेगा चेन्नई टू दिल्ली। और फिर से एक बार आपके पास वही कंडीशन मिलेगी। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि दो मेंबर कोलिनियर, एक जॉइंट पर 3 मेंबर्स, दो मेंबर कोलिनियर, कोई एक्सटर्नल लोड है नहीं, तो तीसरे मेंबर में फोर्स हो गया 0, नील बड़ा सन्नाटा। तो इतना आसान है ये। दिस इज सच एन इजी थिंग। सो FCD हो गया क्या? FCD हो गया दोस्त 0 0 0 0 0। Cool, lovely. This is great. Okay, so answer is nothing but 0 here. Numerical answer type question है ये। ये भी बहुत आसान सवाल है। 2019 में आया हुआ 2 मार्क्स का प्रॉब्लम, 14th प्रॉब्लम ट्रेसेस में हम कर रहे हैं अभी। और यहां पर आपको BC मेंबर में फोर्स पूछा गया है। BC मेंबर में, ये वाला जो मेंबर है ना, BC मेंबर, इसमें फोर्स पूछा गया है। सबसे पहले 10 किलो न्यूटन की वजह से और सिमेट्री की वजह से, टोटल सिमेट्री 10 किलो न्यूटन एंड टोटल सिमेट्री की वजह से ये 5 किलो न्यूटन और ये 5 किलो न्यूटन। ध्यान रखना, रोलर होने की वजह से है ऐसा, क्योंकि रोलर है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए 5 वर्टिकल ही डेवलप होगा और 5 होगा। और जब यहां वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है तो वहां भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप नहीं हो सकता। अगर दोनों हिंज बना दूं मैं तो फिर प्रॉब्लम जटिल हो जाएगी थोड़ी। इफ आई मेक बोथ द सपोर्ट्स एज हिंज तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी डेवलप हो सकता है। और फिर आपको यहां से स्टार्ट करना होगा मेथड ऑफ जॉइंट्स के थ्रू। फिर आप इसमें फोर्स में मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करोगे। फिर आप इस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। किंतु परंतु बंधु, रोलर होने की वजह से हम हाफ लोड को यहां पर रिएक्शन मान सके। अब चाहो तो रिएक्शंस कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अब ये 5 किलो न्यूटन है तो BC में आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी बड़े आराम से। अगर आपको रिएक्शन मालूम हो गया है तो जॉइंट C पर आप देख सकते हो, एक तो 5 किलो न्यूटन है, दूसरा ये BC में आप अपनी तरफ से टेंसाइल मान लो, तीसरा ये FCD है और FCD is acting at 45 degrees. ओके, X में फोर्सेस बैलेंस कर लो, पहले Y में फोर्सेस बैलेंस कर लो तो FCD मिल जाएगा। FCD sin 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको FCD मिल जाएगा -5√2। From here you are going to get the FCD value as -5√2. So दोस्त, दोनों ही अपवर्ड थे इसलिए ये -5√2 मिल जाएगा आपको, -5√2। यस,
अब आप x में फोर्सेस बैलेंस कर लो। सर लैमिस थ्योरम नहीं यूज कर सकते क्या? अरे बाबा कुछ भी यूज करो, आसान प्रॉब्लम तो आसान ही रहेगी। एक लाइन में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम एक लाइन में ही सॉल्व होगी। आप चाहे सिग्मा fx और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 यूज करो, या फिर आप लैमिस थ्योरम यूज करो। सो fbc प्लस fcd cos 45, दिस इज व्हाट यू हैव। fcd की वैल्यू रख दो दोस्त, आपको fbc मिल जाएगा 5 किलो न्यूटन। 5√2, हाँ जी 5 किलो न्यूटन एंड टेंसाइल। तो ये भी आसान सवाल था। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 5। आंसर इज नथिंग बट 5। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। मैंने बोला कि मैं 2020 को बेंचमार्क मानता हूँ। 2007, 2008 एंड 2020 ये 3 पेपर ऐसे हैं गेट के जिनको मैं बेंचमार्क मानता हूं, जो अपने आप में उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस सेट किए। यहां पर अगर आप स्पेशल कंडीशन यूज करोगे, यहां पर जीरो फोर्स मेंबर्स निकालने हैं। Here we have to find out the zero force members, and अगर आप स्पेशल कंडीशन यूज करने वाले हो तो वो स्पेशल कंडीशन आपको सीधे सीधे 2-3 जगह दिख जाएगी। एक तो जॉइंट बी पर दिख रही है। जॉइंट बी पर क्यों दिख रही है? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक तो जॉइंट बी पर दिख रही है, 3 मेंबर्स हैं, 2 कोलिनियर हैं और कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, इसलिए बी टू एफ हो गया 0। एक जॉइंट जी पर भी आपको दिख रही है वो स्पेशल कंडीशन, दैट 3 मेंबर हैं, 2 कोलिनियर हैं, 3 मेंबर हैं, 2 कोलिनियर हैं, कोई एक्सटर्नल लोड है नहीं, तो तीसरे मेंबर में फोर्स हो गया 0। एक जॉइंट डी पर भी आपको दिखेगा, 3 मेंबर हैं, 2 कोलिनियर हैं, कोई एक्सटर्नल लोड है नहीं, तो तीसरे मेंबर में फोर्स हो गया 0। तो आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बीएफ हो, जीसी हो, चंडीगढ़ टू गुड़गांव, फरीदाबाद टू बड़ौदा एंड हरियाणा टू दिल्ली, ये तीनों 0 होने चाहिए। तो एक ऐसा आपको देखना है जिसमें बीएफ प्रेजेंट हो, दिल्ली हरियाणा प्रेजेंट हो और गुड़गांव चंडीगढ़ भी प्रेजेंट हो। बीएफ प्रेजेंट हो, डीएच प्रेजेंट हो और गुड़गांव चंडीगढ़ प्रेजेंट हो। बीएफ प्रेजेंट हो, डीएच प्रेजेंट हो और गुड़गांव चंडीगढ़ प्रेजेंट हो। मौज कर दी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चालाक निकला। एग्जामिनर को पता है कि ये 3 तो आसानी से मार्क हो जाएंगे, और ये 3 मार्क होने के बाद लोग खूब ट्रैप हुए इस क्वेश्चन में। मैं अपने टेस्ट्स में जब ट्रैप करता हूं तो लोग, जब मैं अनअकैडमी पर टेस्ट कंडक्ट करता हूं, वीकली टेस्ट, और वहां पर ट्रैप करता हूं तो लोग बुरा मानते हैं। लोगों को लगता है कि सर आप ये इररिलेवेंट काम कर रहे हो, लेकिन गेट में कई बार होता है, कई बार होता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के ट्रैप्स के लिए पहले से माइंडसेट बना के रखें कि ऑप्शन मैच कर गया, लेकिन पॉसिबिलिटी आपको और भी दिख रही है, और जब पॉसिबिलिटी वही सेम चीज थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में भी प्रेजेंट है तो चेक करने में क्या जाता है। तो सबसे पहले हम जॉइंट ई पर चेक करेंगे। जॉइंट ई पर क्यों चेक करेंगे? क्योंकि जॉइंट ई पर ध्यान से समझियो, जॉइंट ई पर रोलर होने की वजह से सिर्फ परपेंडिकुलर रिएक्शन डेवलप हो सकता है। रोलर होने की वजह से सिर्फ परपेंडिकुलर रिएक्शन डेवलप हो सकता है। और आप देखोगे जॉइंट ई पर अगर सिर्फ परपेंडिकुलर रिएक्शन डेवलप हो सकता है तो ये भी 45 डिग्रीज और ये भी 45 डिग्रीज, दोनों हो गए कोलिनियर, दोनों हो गए कोलिनियर, तो डीई में भी फोर्स हो गया 0। दोनों हो गए कोलिनियर, दोनों हो गए कोलिनियर, तो डीई में भी फोर्स हो गया 0। तो रिएक्शन जो है वो कोलिनियर हो जा रहा है किसके साथ? He के साथ। रिएक्शन इज बिकमिंग कोलिनियर विद He, एंड दैट्स डूइंग द खेला। ओके, और इसलिए ये 2 कोलिनियर हो जा रहे हैं तो तीसरे मेंबर में फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर डीई में 0 हो गया तो यहां फिर से आ जाओ, क्योंकि जो कोलिनियर मेंबर होते हैं उनमें फोर्सेस इक्वल होते हैं। तो डीई में 0 हुआ तो सीडी में भी 0 होगा।
If DE is becoming 0, then CD will also become 0. मतलब कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ी इसमें, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, but still a good problem nonetheless. So CD and DE, CD and DE जहां प्रेजेंट हो वो करेक्ट ऑप्शन है. The correct option is nothing but the third one. I hope ये आपको समझ में आया. तीन तो बड़े आराम से फाइंड आउट हो गए. जॉइंट बी पर 3 मेंबर हैं, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, 2 कोलिनियर हैं, तीसरा 0 हो गया. फिर आप गए गुड़गांव में 3 मेंबर हैं, 2 कोलिनियर है, तीसरा 0 हो गया. फिर आप गए दिल्ली में 3 मेंबर हैं, 2 कोलिनियर हैं, तीसरा 0 हो गया. उसके बाद एक ट्रैप है यहाँ पर कि जॉइंट ई पर जो रिएक्शन लगेगा वो रोलर के केस में परपेंडिकुलर एक्ट करता है. तो जब परपेंडिकुलर लगेगा तो वो HE के साथ कोलिनियर हो जाएगा, इसलिए तीसरा 0 हो गया. और DE तो यहीं प्रेजेंट है ना, इसलिए चलो बाबा जल्दी से करते हैं लास्ट क्वेश्चन ट्रस का. ये रहा आपके सामने ट्रसेस का आखिरी सवाल. सबसे पहले अगर आप रिएक्शंस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, if you try finding out the reactions, you are going to get R multiplied by L is equal to F multiplied by L. अगर मैं P के अबाउट मोमेंट बैलेंस करूं, इस बार आया हुआ सवाल है, ये आसान सा सवाल. This is an easy one that has been asked this time. So P के अबाउट अगर मैं मोमेंट बैलेंस कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? R multiplied by L is equal to F multiplied by L. R multiplied by L anti-clockwise and F multiplied by L clockwise. Okay? अब दोस्त R अगर आपको मिल गया तो जॉइंट S का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. जॉइंट S का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जॉइंट S के फ्री बॉडी डायग्राम में दो ही फोर्सेस हैं तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए. दो ही फोर्सेस हैं तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए. लो जी मिल गया F कॉम्प्रेसिव. लो जी मिल गया RS मेंबर में F कॉम्प्रेसिव. जाहिर सी बात है आप नीचे से पुश कर रहे हो तो उसमें भी तो कॉम्प्रेशन ही हो रहा होगा. सो लो जी मिल गया ये. सर अगर मैं नहीं मानूं कॉम्प्रेशन तो नेगेटिव मिल जाएगा. अगर आप RS को टेंसाइल अस्यूम कर लो तो RS और F is equal to 0, then you will get FRS is equal to minus FRS is equal to F compressive. और F compressive सिर्फ एक ऑप्शन में प्रेजेंट है RS मेंबर में. RS मेंबर में F compressive सिर्फ एक ऑप्शन में प्रेजेंट है. बाकी आप दूसरा वाला भी फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि RS मिल चुका है. तो अब आपके पास दो अननोन मेंबर बचे जॉइंट R पर. तो इस तरह से आपने यहां पर आंसर कर दिया 1 मार्क का ये क्वेश्चन फटाफट. This one has option B as correct one. दोस्त सेशंस को लाइक करते रहो और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैकेनिक्स पे फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है. मैकेनिक्स के बाद थ्योरी मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर एंड टर्बो मशीनरी, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, सारे PYQs 2001 से लेकर 2021 तक सारे PYQs करवाने वाला हूं मैं. और इस तरह से करवाने वाला हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले. We are going to do that in such a manner that you learn something. और जो लोग प्लस पर नहीं है, फिर से एक बार आपको कह रहा हूं 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर @marutofficial वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो आप. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. लेट्स क्रैक इट.